नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग खत्म हुई है। 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली और इसमें तय हो गया कि पहलगांव में बेगुनाहों के कत्ल की सजा दहशतगर्दों और आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी। सीसीएस की मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं इनके बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री औपचारिक तौर पर जानकारी देंगे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शाम को ही सरकार के इरादे क्लियर कर दिए थे। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया कि पहलगांव में बेकसूर लोगों की जान लेने वालों को अपने गुनाहों की सजा मिलेगी और जल्दी मिलेगी और सारी दुनिया को नजर आएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के हाथ उन लोगों की गर्दन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे से दहशतगर्दों को मदद की। राजनाथ सिंह ने देशवासियों को आश्वस्त किया, बहुत जल्द आतंक के आकाओं के खिलाफ एक्शन होगा और एक्शन भी ऐसा होगा जिसे दुनिया देखेगी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कहा उससे क्लियर हो गया कि अब पाकिस्तान को इस आतंकवादी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार का प्लान तैयार है, टारगेट क्लियर है, बस सही वक्त का इंतजार है और यह डायरेक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह कमिटमेंट है भारत की फौज का। इस एक्शन का पहला संकेत आज सुबह मिला जब सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवल, होम सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करके अपडेट लिया। इसके बाद 2.5 घंटे तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पहलगाम का दौरा करके लौटे होम मिनिस्टर अमित शाह ने ग्राउंड रिपोर्ट शेयर की। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने भी अपने इनपुट्स दिए। इसके आधार पर एक्शन प्लान तैयार हुआ। सीसीएस की मीटिंग में क्या हुआ, किन किन ऑप्शन पर विचार हुआ, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, क्या अपडेट दे सकते हैं आप हमें सीसीएस की मीटिंग के बारे में? देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से 9:15 पे एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। उसमें कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उसमें पहला रिस्पांस नज़र आएगा विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर। ये जो आतंकी घटना हुई है उसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो समझा जा सकता है, उस पर उसका बयान आएगा। बाकी जो दूसरे ऑप्शन को लेकर विचार हुआ है, सोर्सेज का ये कहना था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में जाने से पहले तीनों चीफ से बात कर चुके थे और डिटेल प्लान ले चुके थे और आर्मी ने अपना प्लान बता दिया था कि क्या क्या किया जा सकता है। दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोवाल एक बिग पिक्चर लेके गए ही थे कि क्या क्या ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे हमें क्या किया जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी मोर्चे पे पाकिस्तान को कैसे अलग थलग करना है इस मामले को लेके, क्या वहाँ पे जो हमारे डिप्लोमेटिक मिशन अभी भी चल रहा है, भले ही एम्बेसडर को हमने वापस बुला लिया है, क्या उसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्या हर तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर देना चाहिए। इन सारे पहलुओं पे बहुत विस्तार से बात हुई है। तो सारे सुझावों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन सुझावों पे आगे बढ़ने को कहा है, उसकी एक पहली तस्वीर नज़र आएगी जब विदेश सचिव का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा 9:15 पे। स्टेटमेंट होगा जब 9:15 पे। अब कुछ कार्रवाइयाँ तो ऐसी होंगी जो कि कार्रवाई होने के बाद पता चलेगी लाजमी तौर पे। खास तौर पे सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड जो भी एक्शन किए जाने हैं वो तो बाद में ही पता चलता है। इतना ज़रूर है कि बहुत तीखा संदेश दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में गृहमंत्री अमित शाह जब दौरा करके आए तो वहाँ कल देवेंद्र प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई विदेश सचिव की, वहाँ चलते हैं। संदेश दिया था और सख्त जी। We are also joined, so we'll not be in a position to take questions from you. We can do that subsequently. With that, I give the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. Thank you, Randir. Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randir said, due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and one Nepali citizen
were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. विदेश सचिव ने जो बताया वो डिप्लोमेटिक फैसले थे। विदेश सचिव ने जो बताया वो पहलगाम में हुए हमले के पीछे विदेशी हाथ होने के सबूत की बात थी। अब सरकार पाकिस्तान के साथ इंटर वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देगी, अटारी बॉर्डर पर चेकपोस्ट को बंद कर देगी और जो लोग पाकिस्तान गए हैं या वहां से भारत आए हैं वो 1 मई तक वापस आ सकते हैं। तीसरी बात, भारत किसी पाकिस्तानी नागरिक को वीजा नहीं देगा। जो पाकिस्तानी भारत में हैं उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन से अफसरों को वापस भेजा जाएगा। इन लोगों को 7 दिन के भीतर देश छोड़ना होगा। भारत इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन से भी 5 अफसरों को वापस बुलाएगा। ये सारी बातें डिप्लोमेटिक हैं। भारत
ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते लगभग खत्म कर दिए हैं। पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर भी घेरा जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ गारंटीड एक्शन भी होगा। वो एक्शन जिसके बारे में न बताया जाएगा न किसी को कानो कान खबर होगी। लेकिन मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन प्लान बना चुके हैं और ये एक्शन डिसाइसिव होगा। ऐसा होगा कि आतंकवादियों की रूह कांप जाएगी। मोदी की फितरत नहीं है कि वो एक्शन की रिएक्शन की परवाह करें। मोदी की आदत नहीं है कि वो देश पर किए गए हमले को बर्दाश्त करें। इसीलिए पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकत की भारी कीमत चुकानी होगी। नरेंद्र मोदी के लिए भारत के स्वाभिमान से बढ़कर और कुछ नहीं है और ये आने वाले दिनों में नजर आएगा, पूरा देश देखेगा और दुनिया देखेगी। इस बात से संकेत आज रक्षा मंत्री ने दिए। एक्शन होगा, जल्दी होगा, वक्त भी हम तय करेंगे, टारगेट भी हम तय करेंगे और दुनिया देखेगी कि भारत कैसे इंसानियत के दुश्मनों को जहन्नुम में भेजता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 90 तुले शब्दों में यही बात कही, लेकिन रक्षा मंत्री जो कुछ कहा उसका मतलब भी साफ है, टारगेट भी क्लियर है। बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को लेकर आमतौर पर गोलमोल बातें की जाती हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा, इतना साफ साफ कहा कि मैंने पहले कभी किसी रक्षा मंत्री को ऐसा कहते नहीं सुना। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक्शन होगा, आतंकवादियों के खिलाफ होगा, आतंकियों के हैंडल्स को भी ठिकाने लगाया जाएगा, एक्शन जल्दी होगा और यह दिखाई देगा। मुझे लगता है इसके बाद किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति क्या है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि एक्शन जल्दी होगा। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर अटकलें लगाने का कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ प्रतीक्षा करनी चाहिए एक्शन की। नरेंद्र मोदी कभी परंपरागत तरीकों से काम नहीं करते, इसलिए जो एक्शन होगा वो भी अनप्रेसिडेंटेड होगा, इसका भरोसा करना चाहिए। और पाकिस्तान को इसका एहसास हो गया है, उसने रोना शुरू कर दिया है। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने सफाई देनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान खुद को बेगुनाह और बेकसूर बता रहा है। आज पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक नपातुला बयान जारी किया। इस बयान में पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की निंदा की, कहा कि बेगुनाह सैलानियों की हत्या से वो चिंतित है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत खान ने कहा, हम इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से संवेदना प्रकट करते हैं और दुआ करते हैं कि जख्मी लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, इस हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। पहलगाम में हमला करने वाले भारत के लोकल लोग थे। पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक हिंदुस्तान के अंदरूनी मसलों का नतीजा है।
पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कथित तौर पे ये सारी होम ग्रोन जो है इंडिया के खिलाफ जो है मुख्तलिफ जो उनकी सो कॉल्ड रियासतें हैं उनमें बगावतें हुई हैं। एक नहीं, दो नहीं है, दर्जनों के हिसाब से। नागालैंड से लेके कश्मीर तक और साउथ में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, ये सारी जगह हिंदुस्तान की जो दिल्ली में जो हुकूमत है उसके खिलाफ बगावत हुई है। लोग अपनी हुकूक मांग रहे हैं। एक हिंदुत्व वाली हुकूमत जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, माइनॉरिटीज़ को, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, उनका कत्लेआम कर रही है। ये उसके खिलाफ बगावत है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम बिल्कुल कथित तौर पे इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम किसी भी सूरत में जो है टेररिज्म को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते। मज़े की बात है कि पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट्स पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिर पैर की बातें कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसे पत्रकार हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि जिस टीआरएफ यानी दी रेसिस्टेंट फ्रंट ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है उसका ताल्लुक हाफिज सईद के लश्कर तैयबा से है और लश्कर पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में इस तरह के अटैक करता रहता है। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के पत्रकार वजात खान ने कहा कि लश्कर और पाकिस्तानी फौज के कनेक्शन किसी से छुपे नहीं है और अब टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ले ली है तो पाकिस्तान इससे पल्ला कैसे झाड़ सकता है। लश्कर तैयबा की एलिजिडली एक ब्रांच है। लश्कर तैयबा क्या है? लश्कर तैयबा कश्मीर की 25-30 साल इंसर्जेंसी का एक लीडिंग मिलिटेंट ग्रुप है जिसकी शाखें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी आजाद कश्मीर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जाती हैं। इसके बहुत सारे अलग नाम हैं। लश्कर तैयबा के मदरसे हैं। लश्कर तैयबा का एक फलाही रोल भी है पाकिस्तान में जिससे वो फंड रेजिंग और रिक्रूटिंग करते हैं। वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग ब्लॉग है, मगर देयर इज नो डाउट कि लश्कर तैयबा की सीनियर लीडरशिप के पाकिस्तान के साथ रूट्स हैं। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसके बारे में आए बाइशाएं करना फजूल है। पाकिस्तानी एक और जर्नलिस्ट आरजू काजमी ने भी माना कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पालता परोसता है और कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के इशारे पर हमले पहले भी हुए हैं। आरजू काजमी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने बिना मांगे सफाई देना शुरू कर दिया उससे शक और बढ़ता है। बेहतर होगा कि इस मामले की जांच हो और पाकिस्तान मुजरिमों पर एक्शन ले। डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आगे बढ़कर भारत की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए और इसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस अगर वो इवन पाकिस्तान से भी ऑपरेट करती हैं तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इस चीज को अब रुक जाना चाहिए। कब तक हम यही देखते रहेंगे कि कुछ हिंदुस्तान में होता है तो पाकिस्तान का नाम आता है, कुछ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में या केपीके में होता है तो उसमें हिंदुस्तान का नाम ले लिया जाता है। तो इस पर बहुत सीरियसली काम होने की जरूरत है। ये कहकर हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने कुछ नहीं किया और ये सब कुछ खुद ही हो गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान की है उसको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा और आगे जाना भी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के जरिए पूरे हर चीज को जो है क्लियर करना चाहिए। पाकिस्तान में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो यहां से अगर ऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। पाकिस्तान लाख बार डिनाई कर ले, सारी दुनिया जानती है कि वो आतंकवाद को पनाह देता है, सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री है और भारत पर शर्मनाक हमले पाकिस्तान करवाता है। मजे की बात है कि भारत सरकार ने तो जब कहा भी नहीं था कि इसके पीछे पाकिस्तान है, उससे पहले ही पाकिस्तान ने सफाई देनी शुरू कर दी थी। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। और इसका मतलब यह भी है कि पाकिस्तान डर गया है, जानता है कि बदला हुआ भारत है, भारत घर में घुसकर मारता है और इस बार पाकिस्तान को बचाने न अमेरिका आएगा, न सऊदी अरब, न पुतिन पाकिस्तान का साथ देंगे और न ही मिडिल ईस्ट से कोई सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। वो लाख कहे इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन कोई भी पाकिस्तान की फौज, आईएसआई
और पाकिस्तान सरकार के इन बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इसके सबूत सामने आ चुके हैं। पता यह लगा है कि पहलगाम में बेकसूर निहत्थे लोगों पर हमले का प्लान इंटरनेशनल टेररिस्ट सैफुल्लाह खालिद का है। इस हमले का मास्टरमाइंड टीआरएफ का चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में कसूर जिले का रहने वाला है, इसीलिए उसे सैफुल्लाह कसूरी भी कहा जाता है। सैफुल्लाह लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। वो लश्कर तैयबा के आका हाफिज सईद का सबसे करीबी है। पाकिस्तानी फौज के साथ उसके गहरे रिश्ते हैं। भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों में पहले भी उसका नाम आ चुका है। सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात के डिजिटल फुटप्रिंट मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि पहलगाम में हमले के वक्त सैफुल्लाह कसूरी सैलानियों पर फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों के कांटेक्ट में था। दावा तो यह किया जा रहा है कि आतंकियों के शरीर पर बॉडी कैम लगे थे, जिनके जरिए सैफुल्लाह हमले की तस्वीरें लाइव देख रहा था। दहशतगर्दों को कराची से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे। इसके साथ साथ आज हमें सैफुल्लाह खालिद का 2 महीने पुराना वीडियो मिला है, जिसमें दहशतगर्द जल्दी ही कश्मीर में बड़े ऑपरेशन की बात कह रहा है। 2 महीने पहले पाकिस्तानी फौज के कर्नल जाहिद जरीन सैफुल्लाह खालिद को एक जलसे में पाकिस्तानी पंजाब के कंगनपुर में बुलाया गया था। यहीं पर इस दहशतगर्द ने कश्मीर के बारे में पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था। दावा किया था कि आने वाले दिनों में मुजाहिदीन के हमले तेज होंगे और 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाएगा। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं, मैं अला वजह बसीरा ये बात अर्ज कर रहा हूं। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी, कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें अपना मुजाहिदाना, सिपाहियाना, बेनकाना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए और खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। मेरी जानकारी है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सैफुल्लाह खालिद के साथ पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के बड़े अफसरों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अगले 8 महीनों में कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स तेज करने और फरवरी 2026 तक कश्मीर पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी फौज के अफसरों के टोन बदल गए। पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अफसर कश्मीर को लेकर बड़े बड़े दावे करने लगे, कश्मीरियत के बजाय हिंदू मुसलमान की बात करने लगे। ये महज इत्तफाक नहीं है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुलेआम पाकिस्तान के लोगों को हिंदू और मुसलमान का फर्क समझाया था। पाकिस्तान को कलमे की बुनियाद पर बना दुनिया का वाहिद मुल्क बताया था और इसके 1 हफ्ते के भीतर पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जहां टूरिस्ट का मजहब पूछकर उन्हें गोली मारी गई। मैं आपको जनरल आसिम मुनीर का वो बयान सुनवा देता हूं जो उन्होंने 7 दिन पहले इस्लामाबाद में दिया था, जो सबूत है इस बात का कि पाकिस्तानी फौज इस हमले के पीछे है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the 2-nation theory that was laid there. That we are 2 nations, we are not 1 nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot
for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan, and don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. हिंदू मुसलमान का फर्क बताने के बाद जनरल मुनीर ने कश्मीर की बात की थी और कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की एक ऐसी नस है जो कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं। कश्मीर के लिए पाकिस्तान हर कुर्बानी देने को तैयार है। जनरल मुनीर जी जो कहा, सैफुल्लाह खालिद ने जो दावा किया, पहलगाम के आतंकवादी हमले में हूबहू वही दिखाई दिया। कश्मीर में हिंदू टूरिस्ट को चुन चुन कर मारा गया। आतंकवादी हमले के आज जो वीडियो आए हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। वीडियो में बैसन वैली के हरे भरे मैदान में हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। जो 26 बेकसूर लोग दहशतगर्दों की दरिंदगी के शिकार हुए, उन सबके सिर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। वीडियो के पहले हिस्से में आपको एक साथ 3 लोगों की लाशें नजर आएंगी। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने दुकान की आड़ में छिपने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने इन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला और मार दिया। किसी के सिर में सामने से गोली मारी तो किसी को जमीन पर बैठाकर सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी। इसी वीडियो का एक फ्रेम रोंगटे खड़े करने वाला है। खाने के स्टॉल्स के पीछे 2 और लाशें औंधे मुंह पड़ी थीं। चश्मदीदों ने बताया कि आतंकवादियों ने उनका नाम पूछा। जिसने सीधे सीधे कह दिया वो हिंदू हैं, उसे तुरंत गोली मार दी गई। जिसने दहशतगर्दों से बचने के लिए खुद को मुसलमान बनाया तो उससे कलमा पढ़ने को कहा गया। जब वो कलमा नहीं पढ़ पाया तो उसे घुटनों के बल बिठाया और गर्दन पर गोली मार दी। दहशतगर्दों ने पत्नी और उसके बच्चों के सामने पति को गोली मारी। एक और वीडियो है जिसमें एक शख्स की डेड बॉडी बच्चों के लिए लगे ट्रैपोलिन के पास पड़ी है। इस बेगुनाह शख्स को टीआरएफ के दरिंदों ने उसके छोटे से बच्चे के सामने गोली मारी और उसका कसूर सिर्फ यह था कि वो हिंदू था। पहलगाम हमले से जुड़ा हर वीडियो दहशत की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी कह रहा है। आतंकवादियों ने जगह ऐसी चुनी जहां बेफिक्र सैलानी होते हैं। खाने पीने की दुकानें थी, हमेशा भीड़ रहती थी। इलाका ऐसा था जहां कोई रोड नहीं है, सिर्फ पैदल और घोड़े के जरिए पहुंचा जा सकता है। इसलिए दहशतगर्दों ने चुन चुनकर हिंदुओं को मारा। कुछ लाशें ऐसी भी मिली जिनके सिर के अलावा प्राइवेट पार्ट्स में गोली मारी गई। जिन लोगों ने कह दिया वो मुसलमान हैं, तो आतंकवादियों ने उनकी पैंट खुलवाकर देखी और जैसे ही क्लियर हुआ कि वो मुसलमान नहीं है तो पहले प्राइवेट पार्ट में गोली मारी और फिर सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आज एनआईए की टीम ने बैसरन वैली पहुंचकर यहां से सैंपल कलेक्ट किए। हमारे संवाददाता मंजूर मीर भी आज उस स्पॉट पर पहुंचे जहां कल शाम को आतंकवादियों ने इंसानियत को कत्ल किया था। आज भी वहां जगह जगह खून के धब्बे हैं, हैवानियत के निशान हैं, टूरिस्ट का सामान बिखरा हुआ है। मेरे पीछे आप जो ये दाना पानी ढाबा देख रहे हैं, ये वो मेन स्पॉट है जहां पर सबसे ज़्यादा पर्यटक उस समय बैठे हुए थे और सबसे पहला अटैक जो है बताया जा रहा है इसी ढाबे पर बैठे पर्यटकों पर किया गया। और इसी जगह पे 2 मिलिटेंट आते हैं जो हथियारों से लैस थे और उन्होंने नाम पूछा, धर्म पूछा और उसके बाद उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यही वो स्पॉट है जहां पर एक महिला एक डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी, रो रही थी। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डेडली अटैक वो था। हालांकि हम आपको सुरक्षा कारणों क्योंकि अभी जांच पूरी तरह से चल रही है, ये क्राइम स्पॉट्स है,
फिलहाल सुरक्षा कारणों की वजह से हम वो पूरी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी जांच जो है पूरे इस एरिया की चल रही है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जो चीज़ यहाँ पर बिखरी हुई पड़ी है उसके साथ फिलहाल हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि एनआईए ने जो है यहाँ से सैंपल्स इकट्ठे करके जांच शुरू कर दी है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक और मिलिटेंट अटैक किया गया है और ये कश्मीर की मिलिटेंसी में अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। मासूम बेकसूर लोगों पर हमले की वीडियो मैंने आपको ब्लर करके दिखाए हैं। वो वीडियोस मैंने पूरे देखे हैं और उन्हें देखकर खून खौल गया। बेरहम दहशतगर्दों ने हिंदुओं को चुन चुनकर उनके सिर में गोली मारी, बिल्कुल करीब से, पॉइंट ब्लैंक। ये वीडियो देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। इस हमले में जिस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया वो मिलिट्री के वेपन्स थे। जिस तरह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया उनका इस्तेमाल फौज करती है। बिना मिलिट्री सपोर्ट के, बिना फौज की ट्रेनिंग के यह हमला संभव नहीं था और मिलिट्री का यह सपोर्ट पाकिस्तान से आया। पाकिस्तान की फौज ने आतंकवादियों को भेजा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक प्लान्ड प्रोफेशनल जॉब था जिसके लिए आतंकवादियों को पूरी तरह से सपोर्ट दिया गया, ट्रेन किया गया। आकाओं ने ऐसी जगह को चुना जहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट नहीं होती, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में कम से कम 20 मिनट का समय लगता है और जिस जगह से खून बहाने के बाद, हत्याएं करने के बाद आतंकवादी आसानी से जंगल में भाग सकते हैं। इसीलिए भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। यह हिंदुओं के टारगेट किलिंग थी, यह पाकिस्तान की साजिश है और इसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई का हाथ है। पहलगांव में निर्दोष निहत्थे मासूम लोगों की हत्या से पूरे देश में गुस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। आज वैली में आम लोग सड़कों पर उतरे। आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बंद रहा। हमेशा चहल पहल रहने वाले श्रीनगर के लाल चौक पर आज दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। किसी ने बंद की कॉल नहीं दी थी। इसके बाद भी कश्मीर के लोगों ने पहलगाम के हमले के विरोध में अपनी दुकानें, अपने होटल, अपने रिसोर्ट सब बंद रखे। कश्मीर के बाजार बंद थे लेकिन लोग सड़कों पर थे। हर शहर में, हर कस्बे में पहलगाम अटैक के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। श्रीनगर और जम्मू के अलावा हंदवाड़ा, गांदरबल, पूंछ समेत सभी शहरों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोगों ने इस तरह की कायराना हरकत करने वाले दहशतगर्दों को जल्दी से जल्दी खोजकर मौत के घाट उतारने की मांग की। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने कहा जिन लोगों ने यह दरिंदगी की है वो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग हैं। ऐसे हवानों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारा जाना चाहिए जैसे उन्होंने मासूम बेकसूर लोगों को मारा। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान बातों से नहीं मान रहा, इसलिए पाकिस्तान को भी और कड़ा सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हमारा हक और फर्ज यही बनता है कि बिना किसी कॉल के इस वाक़े के खिलाफ एहतिजाज दर्ज कराएं, क्योंकि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हम कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं, व्हाट्सएवर जो भी हमारी आइडेंटिटी, पहले हम इंसान हैं। एक इंसान का, बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हमारा हक और फ़र्ज बनता है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे हमें कोई कहे या ना कहे। ये हमारा पहले इंसानी हक है, उसके बाद इखलाकी फ़र्ज बनता है। हम इस कत्लगार के खिलाफ है और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनको कातिलों को नंगा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तख्तेदार पर लटकाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का अवाम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी इस दहशतगर्दाना हरकत की मजम्मत करते हैं। जो टेररिस्ट होता है, जो बेगुनाह खून करता है, उनका कोई मजहब नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जहां आजकल यहाँ हालात ठीक थे, टूरिस्ट आते थे, यहाँ का जो नौजवान बेरोजगार था वो अपना काम करता था, उनसे पैसा लेता था, खुद चलता था, होटल वाले काम करते थे, जितने भी हमारे यहाँ इसके साथ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, सबों को ये नुकसान हुआ है।
ये जो इस प्रकार की चुन चुन करके निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, जो निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है और जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो भाईचारा है उसको तबाह किया जा रहा है, मेरा केंद्र सरकार और आदरणीय जो हमारे राज्यपाल हैं उनसे ये निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। जो मिलिटेंट्स ने काराना हरकत वहाँ पहलगाम में की है, हमारे निर्दोष जो सैलानी वहाँ पे घूमने के लिए गए होते और कश्मीर की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन जो टेररिस्ट ने पूरी इकोनॉमी वहाँ कश्मीर की खराब कर दी है, पूरा उनका सत्यानाश कर दिया है। और कल से ही लोगों के दिलों में बहुत ही रोष है, पूरे दुनिया में इस समय रोष है कि ये उन कायराना लोगों ने, टेररिस्ट ने, दहशतगर्दों ने ये क्या हरकत किया, और उसी का रोष प्रकट करने के लिए कल से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे, धरने दे रहे। इस तरह के कत्लेआम को हम कंडेम करते हैं और पाकिस्तान को वार्न करना चाहते हैं कि अगर वो इस तरह की हरकतों पे आएंगे, उनके घर में खुद भी आग लगी हुई है, तो मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि ये जो पीओके है, जो उनके लोग आज भी आजादी चाहते हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट करके इस जो मिलिटेंसी के वहां पे कैंप लगे हैं, जो जितने भी मिलिटेंट हैं वहां से उनको तैयार करके उनको ट्रेनिंग दे के भारत में भेजा जाता है, तो उसको आजाद करवा के इस मिलिटेंसी की जड़ को खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं आपने देख ली। सारे कश्मीरी एक आवाज में कह रहे हैं अब बहुत हो गया, अब पाकिस्तान को घर में घुसकर एक बार फिर सबक सिखाने की जरूरत है। बड़ी बात है कि आज कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी सारे डिफरेंसेस भुलाकर एक साथ खड़ी नजर आई। सबने पहलगाम में हुए हमले का विरोध किया। महबूबा मुफ्ती भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने कहा कश्मीर में मेहमानों पर हमला हुआ, बेगुनाहों का खून बहा, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी एक्शन लेगी, पीडीपी उसका सपोर्ट करेगी। जो कल यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ, वो कोई मासूम टूरिस्ट अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे मुल्क के लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और ये कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज पूरे देश ने देखा कि कश्मीरियत क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। कश्मीर के लोगों ने दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठाई। पहले आतंकवादियों के मारे जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट होते थे, इस बार दहशतगर्दों के कायराना हमले के खिलाफ लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। पहले अलगाववादियों की कॉल पर बाजार बंद होते थे, आज भारत की एकता और अखंडता के लिए लोगों ने अपने आप बाजार बंद किए, दुकानें बंद की। कश्मीर के सारे राजनीतिक दल भारत सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए। कश्मीर की यह बदली हुई फिजा, कश्मीर के लोगों की आवाज आतंकवाद का जड़ से खात्मा करने में निर्णायक साबित होंगे। कश्मीर के नेताओं की बात मैंने आपको सुनवाई, कश्मीर आवाम का गुस्सा आपको दिखाया। कश्मीर के मौलाना भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दों ने बेगुनाहों का खून बहाकर इस्लाम की तौहीन की है। इस तरह की हरकत करने वालों और उनकी मदद करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान ने एक नई चाल चली है। ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि पहलगाम में हमला सैलानियों पर नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरों पर था। पाकिस्तान के कई ट्विटर हैंडल्स के जरिए फेक वीडियोस डालकर ये झूठ फैलाने की कोशिश की गई है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने सैलानियों पर नहीं बल्कि फौज, आईबी और आरएडब्ल्यू के अफसरों पर हमला किया। सोशल मीडिया में कश्मीर रेजिडेंस नाम का एक सफाईनामा सर्कुलेट किया जा रहा है। इसमें लिखा गया कि बैसन वैली में जिन लोगों को टारगेट किया गया था वो आम टूरिस्ट नहीं थे, बल्कि वो आईबी, आरएडब्ल्यू और नेवी के लोग थे। इन अफसरों को दिल्ली से अंडर कवर ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। सोशल मीडिया में यह भी झूठ फैलाया गया कि आईबी का एक ग्रुप छुट्टियां मनाने यहां आया था। आतंकियों के टारगेट पर वही लोग थे, लेकिन यह हकीकत नहीं है। हकीकत पूरी दुनिया ने देखी है। पहलगाम हमले में मारे गए ज्यादातर लोग या तो न्यूली वेड कपल्स थे
या फिर वो लोग थे जो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। इस हमले में आईबी के अफसर मनीष रंजन की मौत जरूर हुई है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ यहां घूमने आए थे। नेवी अफसर विनय नरवाल भी हनीमून के लिए कश्मीर गए थे। कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी। हैरानी की बात है कि हमारे देश में भी कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो ऐसे वक्त में भी सियासी बातें कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम में जो हुआ उसे भारत सरकार की नीतियों का नतीजा बताया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, जब तक भारत में मुसलमानों को डराया जाएगा, उन्हें दबाने की कोशिश होगी, उन पर अत्याचार किया जाएगा, तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जामा मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगजेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। दहशतगर्दी के जिस सवाल पर सारा देश एक है, जिस आतंकवादी हमले पर सारे राजनीतिक दल एक साथ हैं, वहां रॉबर्ट वाड्रा ने किस कदर बेसिर पैर की बात की, यह मैंने आपको सुनवाया। क्या रॉबर्ट वाड्रा आतंकवादी हमले को जस्टिफाई करना चाहते हैं? क्या वो हमला करने वालों को बहाना देना चाहते हैं, एक्सक्यूज देना चाहते हैं? उनके पास इस बात का क्या सबूत है कि देश में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, इसलिए आतंकवादियों ने हिंदुओं को टारगेट करके मारा? मुझे लगता है ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की हाइट है, बचकानी बात है। रॉबर्ट वाड्रा को कश्मीरी मुसलमानों की बात सुननी चाहिए, खासतौर पर उस नौजवान के परिवार की बात सुननी चाहिए जो हिंदुओं को बचाने के लिए कुर्बान हो गया। पहलगाम में जिस वक्त आतंकवादी नाम, पहचान और मजहब देकर टूरिस्ट पर गोलियां बरसा रहे थे, उसी दौरान एक नौजवान आतंकवादियों से भिड़ गया। वो कश्मीरी था, मुसलमान था। उसने दहशतगर्दों की AK-47 पकड़ ली और कहा, ये हमारे मेहमान हैं, हिंदू है तो क्या हुआ, निर्दोष हैं, निहत्थे हैं, और इस्लाम किसी बेगुनाह पर जुल्म की इजाजत नहीं देता। लेकिन पाकिस्तानी दरिंदों ने इस कश्मीरी मुसलमान को भी गोली मार दी। 28 साल का कश्मीरी मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह हिंदुओं की हिफाजत करने की कोशिश में कुर्बान हो गया। आदिल अनंतनाग का रहने वाला था। पहलगाम में टूरिस्ट को घोड़े की सवारी करवाता था। जिस वक्त हमला हुआ उस समय भी आदिल किसी टूरिस्ट को लेकर वहां गया था, लेकिन आतंकवादियों की कायराना हरकत उसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने आतंकवादियों की गन पकड़ ली। लेकिन इंसानियत के दुश्मनों ने आदिल को ही मार डाला। आदिल अपने बुजुर्ग माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था और घर में कमाने वाला इकलौता था। आज जब आदिल की डेड बॉडी अनंतनाग में उसके गांव पहुंची तो पूरे इलाके में मातम छा गया। आदिल की बुआ ने कहा कि आदिल ने अपनी जान देकर अपना फर्ज निभाया। अब सरकार को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, आदिल के परिवार का ख्याल रखना चाहिए। तो वाहिद कफील था ये इस घर का, कमाने वाला, 5 बहन भाइयों के ऊपर, और माँ बाप अलग से कमजोर नौजवान माँ बाप, इनके मतलब एक सरपरस्त था ये कुंबे का। तो बड़ा दुख है कि
कल के उस वाक़ा में ये भी शहीद हो गया। इसने वहाँ पे भी क्या किया है कि सभी भाग गए हैं, लेकिन ये न डर हो के इसने टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की है। जो ही इसने गनमैन को पकड़ा है कि निहत्थे लोगों पे गोलियां मत चलाओ, तो पीछे से दूसरे बंदे ने इसको टारगेट कर दिया है। तो ये हकीकत है कि इसने टूरिस्ट को बचाते बचाते अपनी जान गंवाई। क्या पता अगर ये भी भाग जाता तो ये भी बच जाता शायद। तो माँ बाप देखते हैं कि बच्चा जवान है, कल को मैयत को कंधा देगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे माँ बाप वेट कर रहे हैं कि बच्चे की लाश आएगी तो हम कंधा देंगे। आदिल के जनाजे में आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने घर वालों से मुलाकात की, उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में वो और उनकी सरकार हमेशा इस परिवार के साथ है। ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की, और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी, और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। आदिल चाहता तो ये बताकर बच सकता था कि वो मुसलमान है। आदिल चाहता वो भाग सकता था, पर वो सच्चा कश्मीरी था, इस्लाम का सच्चा फॉलोअर था। मेहमान नवाजी उसकी रग रग में बसी थी। अपने मेहमानों को बचाने के लिए वो जान पर खेल गया। सैयद आदिल हुसैन शाह को सलाम। मुझे यकीन है कि उमर अब्दुल्ला उसके परिवार का ख्याल रखेंगे। जो आश्वासन उन्होंने दिया है उसे ज़रूर पूरा करेंगे। बड़ी बात यह कि पहलगांव में नरसंहार के बाद अब सभी मुस्लिम तंजीमों ने, मौलानाओं ने और विरोधी दलों ने इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है और कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी पूरा देश सरकार के साथ होगा। वक्फ एक्ट के मुद्दे पर सरकार का विरोध करने वाले जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि निहत्थे लोगों पर हमला करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, आज जिस तरह पूरे देश में गुस्सा है, जिस तरह कश्मीर आवाम सड़कों पर उतरी, जिस तरह कश्मीर के मौलानाओं ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन की मांग की, उससे यकीन पुख्ता होता है कि कश्मीर में हिंदू मुसलमान के बीच भाईचारा कायम रहेगा। दहशतगर्दों की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। हादसा हो चुका, मरने वाले चले गए और बिल्कुल बेकसूर गए। अपने बच्चों को साथ लेकर के गए थे। उनके साथ ऐसा अंधा काम करना और मजहब के नाम पर करना, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़े जालिम लोग हैं, उनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। इसके अंदर 3 मुसलमान भी शहीद हुए हैं। ये मुसलमान वही हैं जो सैर तफरीह में जाने वालों की मदद करते हैं। इन्होंने इन लोगों को बचाने के लिए उनका मुकाबला किया। मजहब ये नहीं कहता कि जो तुम्हारा मजहब ही नहीं तुम उसको कत्ल कर दो। दूसरा रुख तस्वीर का ये है कि उन्होंने आम तरीक़े के ऊपर मस्जिदों से ऐलान किया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, हम इसकी मरम्मत करते हैं। ये दूसरा रुख है। तीसरा रुख ये है कि उन्होंने इन लोगों के इस अमल के खिलाफ सड़कों पर निकले और निकल कर एहतजाज किया इसके खिलाफ। अगर एक तरफ इस जुल्म की बात मेरे दिल और दिमाग को बैठाल रही है, तो दूसरी तरफ कश्मीरियों का यह अमल भी मुझे हिम्मत दे रहा है। और मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों कश्मीर के अंदर वो भाईचारगी जो कश्मीर का एक इम्तियाज़ है हज़ारों साल से, वो फिर कश्मीर के अंदर आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि बेगुनाहों का खून बहाना इंसानियत का कत्ल है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद सरकार जो भी एक्शन लेगी वो उसे सपोर्ट करेंगे। ओवैसी ने कहा कि सरकार को यह तय करना चाहिए कि इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। मजहब पूछकर
उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी। ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी। ये अच्छी बात है कि पहलगाम में जो हुआ उस पर सारे राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े हैं। इससे पूरी दुनिया को एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा और सरकार भी पूरी ताकत के साथ इंसानियत के दुश्मनों को सबक सिखाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कब होगा ये तो तय नहीं है, लेकिन कश्मीर में ग्राउंड पर आतंकवादियों के खिलाफ खात्मे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। आज कश्मीर के बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हाजीपीर सेक्टर में 2 आतंकवादी एलओसी पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना की रुस्तम बटालियन ने सर्विलांस इक्विपमेंट से इन आतंकवादियों को देखा और फौरन एक्शन लिया। कुछ ही मिनटों में दोनों पाकिस्तानी दहशतगर्द ढेर हो गए। इन आतंकवादियों के कब्जे से 2 असॉल्ट राइफल्स, भारी मात्रा में गोलियां और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। ये एक्शन तो पाकिस्तान से घुसपैठ को रोकने का था, लेकिन इस वक्त पूरे कश्मीर में आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ बीएसएफ आतंकवादियों और उसके गुनहगारों को ऑपरेशन, उनके खिलाफ एक्शन चला रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात की खुली छूट दी गई है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कोई रहम न दिखाया जाए, जो जहां मिले उसे वहां मारा जाए। पता यह लगा है कि एक एनकाउंटर अभी शुरू हुआ है जिसमें पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ के कमांडर को घेर लिया गया है। ये ऑपरेशन तो ग्राउंड पर हो रहे हैं। आज की जो बड़ी खबर है वो आपको एक बार फिर से बता देता हूं। पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सीसीएस की मीटिंग के बाद पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक और स्ट्राइक की गई है, वाटर स्ट्राइक की गई है। भारत सरकार ने सबसे बड़ा फैसला तो यह किया कि सिंधु नदी जल समझौता फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक भारत को सिंधु नदी का पानी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा गया है। पाकिस्तानियों की वीजा भी कैंसिल कर दिए गए हैं। सरकार ने अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात वहां के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्टाफ को भारत से जाने के लिए कहा गया है। भारत भी इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में तैनात डिफेंस स्टाफ को वापस बुलाएगा। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated check post Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions
are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. 5. The overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. विक्रम मिस्त्री ने सिर्फ डिप्लोमेटिक फैसलों के बारे में बताया, वो चीज़ें शेयर की जो पब्लिक को बताई जा सकती हैं। लेकिन आज CCS में ऐसे कई फैसले हुए जो पब्लिक के साथ शेयर नहीं किए जा सकते, जो फैसले रणनीति से जुड़े हैं, जो फैसले एक्शन से जुड़े हैं, जाहिर है उन्हें बताया तो नहीं जाएगा। एक्शन कब होगा, कैसे होगा, ये किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख और ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जो कहा वो सुनने के बाद ये तय है कि आतंकवाद के खिलाफ डिसाइसिव एक्शन होगा। इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो पूरी दुनिया को नजर आए।